नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी, सियासी हलचल आज उरूज पर रही है। ऐसी ऐसी मुलाकातें हुई कि वो सियासी पसा पलट सकती हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान साहब की मुलाकात हुई लाहौर के अंदर। ये लाहौर के अंदर मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकजा करने की बातें हुई। वो लोग जो नाराज अरकान शामिल किए जाते थे, उन लोगों को एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब तरीन साथियों के अंदर बनाने की तगोदो चल रही है। ये तगोदो और ये कोशिशें किस हद तक रंग लेकर आएंगी, ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कि खान साहब ही हल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की कोशिशें, ऑपोजिशन की जो ट्राइज हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए, विद इन 24 आवर्स, कोई विद इन 48 आवर्स, कोई विद इन 72 आवर्स कह रहे हैं कि मामलात कुछ तब्दील हो जाएंगे। और ऐसे तब्दील होंगे कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन मामलात को पलटना वापस मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? आसिफ जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की बशमूल उनकी तमाम जमातों के सीनियर रहनुमाओं के मुलाकात हुई। इन मुलाकात के अंदर कुछ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जोड़ तोड़, किसको अपने साथ करना है, किसको अपने साथ नहीं करना, इस हवाले से भी बात हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने जाते जाते ये बात, जब मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात कही थी मीडिया से बात करते हुए, कि यकीनन हुकूमत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, और अगर हुकूमत के लोग हैं कांटेक्ट में तो क्या वो ओपन वोटिंग के अंदर सामने आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? क्योंकि आइन के अब जो आइनी तौर पर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत हाल है, उसकी बात कर लेते हैं कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद पेश की जा सकती है। आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके 4 आगे जो है वो मजीद डिविजन्स हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करता है जो कि रेजोल्यूशन उसके बारे में लाया जाए, उसके लिए 20% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली की दरकार होगी। यानी कौमी असेंबली के 20% जो लोग हैं, यानी कि 65 के करीब अरकान के दरकार होंगे ये बेसिकली रेजोल्यूशन देने के लिए, असेंबली में पेश करने के लिए, और अपोजिशन को कौमी असेंबली के इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेजिशन देनी पड़ेगी। यानी जो बेसिकली स्पीकर कौमी असेंबली है उसको बोलना पड़ेगा कि आप जी कौमी असेंबली का सेशन बुलाएं। आर्टिकल 95(2) के तहत वोटिंग तहरीक पेश करने के 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। और आर्टिकल 95(3) के तहत कौमी असेंबली में बजट इजलास चल रहा हो तो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से हुकूमत इस मामले को डिले करना चाह रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है, और अपोजिशन इसको जल्द से जल्द निपटाना चाह रही है, बल्कि 23 मार्च से भी पहले निपटाना चाह रही है। और अदम एतमाद की तहरीक के लिए ओपन वोटिंग की जाती है, जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि कौन से अपने अरकान ने वजीर आजम के साथ दिया है और कौन से अपने अरकान वजीर आजम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए या किस किस को डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने के बाद स्पीकर फौरी तौर पर इमीडिएटली सदर को आगाह करेगा। नॉट जस्ट दैट, अभी जो मामलात चल रहे हैं उसके अंदर हुकूमत और इत्तेहादियों के 178, 179, एक इंडिपेंडेंट है उसके बारे में अभी ड्विंडल सिचुएशन है, लेकिन 178, 179 मेंबर्स हुकूमत और इत्तेहादियों के पास हैं, और ऑपोजिशन के पास इस वक्त 164 लोग मौजूद हैं। और ऑपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब बनाने के लिए 172 लोगों की जरूरत है, और 172 लोगों को इधर उधर से खींचने के लिए कोशिशें जारी हैं। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर शो का बाकायदा आगाज, डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सीनियर रहनुमा अली नवाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि SAPM है CDA अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया अली नवाज अमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। JUIFA से हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद एक अहम सवाल लेकर बाकायदा शो का आगाज करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली नवाज जमान साहब, सबसे पहले सवाल आपकी तरफ ही लेकर आते हैं। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की मुलाकात लाहौर में, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें उठक बैठक काफी चल रही है। इतनी उठक बैठक पिछले 3.5 साल में नहीं हुई। इस बार लगता है कुछ बन ही जाना है। अगर ऑपोजिशन की निगाहों से देखें, हुकूमत की निगाहों से क्या नजर आ रहा है अली नवाज जमान साहब? अच्छा अनिका, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने ऑपोजिशन की उठक बैठक शुरू करा दी है? खैर, तो देखें, ये आपके है अपने लोग कि भी हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी और प्राइम मिनिस्टर को पहली तकरीर नहीं करने दी गई थी, उस वक्त से ले ले, उस वक्त भी यही कहा जाता था। उसके बाद हमारा बजट आया, पहला उन्होंने कहा कि बजट नहीं पास हो सकता। उसके बाद हमारी लेजिस्लेशन आई, उन्होंने कहा वो पास नहीं हो सकती। उसके बाद जॉइंट हाउसेस की लेजिस्लेशन आई, उन्होंने कहा ये पास नहीं हो सकती। उसके बाद सेनेट के अंदर अदम एतमाद आया संजरानी साहब का खिलाफ, वो नाकाम हुआ। अभी अभी सेनेट के अंदर हमारे बिल पास हुए हैं लास्ट सेशन के अंदर, जहां इनकी अक्सरियत है, हमारी अक्सरियत नहीं है, इनकी अक्सरियत है, वहां से हमारे बिल पास हुए। अब अपोजिशन के पास कुछ रह नहीं गया। हम तो कहते हैं बिल्कुल उनका जमहूरी हक है, आप जो करना चाहते हैं आईनी हदूद के अंदर रहते हो आप बिल्कुल करें। हमें तो खुशी होती है जब ये सीओडी साइन करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जमहूरियत वीक हो, हमने नोटा करेंसी को हमने पीछे छोड़ दिया हुआ है, हम उससे आगे निकल आए हुए हैं और आज दोबारा मंडी लगा के बैठे हुए हैं, लोगों को पैसे ऑफर कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। और जो पार्टियां एक दूसरे को कुछ 2 महीने पहले अच्छे अच्छे लकबात से एक दूसरे को पुकारती थी, आज एक साथ बैठी पाकिस्तान के अवाम देख रही है। प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हुए थे कि जब मैं आऊंगा तो आप देख लीजिएगा सारे ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमने आपको इनको इकट्ठा करके दिखा दिया, गुलदस्ता बना दिया, अब पाकिस्तान की अवाम उनको देखे। अच्छा, वैसे ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कामरान मुर्तजा साहब के, इन्होंने पहले ही जब ये आए थे तो आप लोगों ने कहा था हम ये लेजिस्लेशन नहीं पास करवा सकेंगे, वो लेजिस्लेशन नहीं पास करा सकेंगे, फाइनेंस बिल नहीं पास करा सकेंगे, बजट नहीं पास करने देंगे, लेकिन सब चीजें पास होती चली गई हैं। अब ऐसा लगता है कि पंजाब की तरफ रुख होने लगा है। वफाक से वजीर आजम इमरान खान बड़े तहम्मुल से, बड़े कंसर्न, कोई कंसर्न नहीं है उन्हें इस चीज से। उनके इत्तेहादियों ने बवांगे दोहल इन पब्लिक इस बात का यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। तो फिर ऑपोजिशन किस तरफ तीर बरसा रही है कामरान मुर्तजा साहब? बड़ी आसान सी बात है, अब तो चंद दिन की बात रह गई है। फर्ज कर लीजिए हम गलत बात कर रहे हैं, हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, तो बड़ा आसान सा काम है, ये इमरान खान साहब आए और तशरीफ लाए, इस्तेमाल का वोट ले लें, 172 जो है ना, ये बता दें कि इनके साथ हैं लोग। इनको तो इस हद तक जरूरत पेश आ गई है कि ये इन्होंने जो है वो डेलीगेशन बाहर भेजने शुरू कर दी है। तो इस तरह से अकोमोडेट करके या लोगों को जो है ना, पीटीआई के लोगों को या फिर जो लोग लालच में आ जाए कि उनको जो है ना वो मुल्क से बाहर चले जाए, ताकि वो तहरीक अदम एतमाद में जो है ना वो मौजूद ना हो। तो इस तरह से ये मामला शुरू हो रहा है इनके पार्ट पे। तो ये अब तो चंद दिन की बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर फर्ज कर लें कि हम सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, ले आए, एतमाद का वोट ले लें, कल असेंबली का इजलास बुलवाए, आज वो आईसी की मीटिंग भी है, उससे पहले पहले एतमाद का वोट लें, ताकि पता चल जाएगा कि जी लोग इनके साथ है। वरना तो फिर सारे शोर शराबे में इनको तो कोई मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं मानेगा। लेकिन सर साहब, एतमाद का वोट एक दफा सेनेट के मामलात के बाद ले लिया, उसके बाद वजीर आजम साहब कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, हमने तो एतमाद का वोट एक दफा ले लिया था, क्या हर साल एतमाद का वोट ले? हर रोज जो है ना वो ये तजदीद हो सकती है एतमाद की, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त तो इशू ये है मुल्क में कि इनके साथ जो है वो मेजॉरिटी है या नहीं, मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो अगर होल्ड कर रहे हैं तो ये बता दें, कल आए तो कोई आगे बीच में जो ना वो मोशन पेश करे और वो उसमें कहें कि जी ये आगे हमने एतमाद के 172 पूरे कर लिए, अपोजिशन वाले अपना मुंह लेके रह जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। और ये कर लेते 23 मार्च से पहले कर ले, ताकि वो ओआईसी की मीटिंग भी जो है इसमें से गुजर जाएगी और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, आप तो क्योंकि सड़क पे रवा दवा भी हैं और यहीं जरदारी हाउस इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात भी बड़ी अहम, शहबाज शरीफ साहब, बासिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, तीनों की तीनों बड़ी शख्सियात हैं जो अपोजिशन की हैं। इन मुलाकातों का, इस मार्च का, इन तमाम का नतीजा क्या, सवाए अवामी राबता मुहिम के अलावा
वजीर आजम को गिराना या उनकी कुर्सी को मुतजलजल करने तक हो सकता है? क्योंकि एक बात तो ऑब्वियस है, इस तरह की तहरीकें हो गई, वो 126 दिन का धरना ही आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले लें, उससे भी हुकूमत तो नहीं गिरी थी। हुकूमत तो फिर पैनमा की वजह से वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या लॉन्ग मार्च, मुलाकातें, ये तमाम चीजें गिरा सकेंगी गवर्नमेंट को? और क्या इतने वोट्स अभी अपोजिशन ने अपने हाथ में, अपने बैग में कर लिए हैं कि वो जो है वो इंस्टेड ऑफ ये कि इधर उधर देखते रहें, वो 172 का हिंसा पूरा करें और वाकई में तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएं? कामरान मुर्तजा साहब के बकौल तो 2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ। अब ये आगे फोन नहीं उठा रहा, और ये हमसे कादर मंदोखेल साहब, देखिए अनिका, आपको जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अवामी मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी से आज 9 दिन है हम सड़कों पर है, तो आपको इस 9 दिन के अंदर तो बहुत सारी तब्दीली आपको नजर आई होगी कि नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे इनके काबीना के लोग हमसे शमूलियत कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब, इनकी MNA हमसे रब्ता कर रहे हैं, इनकी बलूचिस्तान के सदर पीटीए यार मोहम्मद तरीन साहब इस्तीफा दे चुके हैं, इनके इत्तेहादी काफ लीग इनको इनकी हिमायत अभी तक नहीं की है, इनके इत्तेहादी बाप पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली से बाइकाट का ऐलान कर रखा है, इनके इत्तेहादी MQM जो है वो काफी से रब्ता हुए कि आपका जो फैसला है वो हमारा फैसला होगा। ये तो हो गई इत्तेहादियों की बात। अब रह गई बात प्राइम मिनिस्टर की इसकी खिताब से। आप इसकी खिताब से, इनकी बातों से क्या निकाह आपको नहीं लग रहा है कि वो घबराए हुए शख्स है? क्या आपको नहीं लग रहा है जो 3.5 साल से हम ओगरा शोगरा वो आलमी मंडी में तेल वो फलाना, इवन और पहले 1 महीने में समरी होती थी, उसके बाद उन्हें 15 दिन में कर दिया है। और जब कोरोना के दिनों में इनसे पूछा गया कि आलमी मंडी में तेल माइनस पे चल रहा है, तो इनकी अरस्तु ने यह कहा कि चूंकि हमने पेमेंट पहले से की हुई, इस वजह से आलमी मंडी में माइनस होने से हमारी कीमतें कम नहीं होगी। 3.5 साल से इस शख्स ने मुसलसल कीमतें बढ़ाई और ये ड्रामा करके कि आलमी मंडी में तेल बढ़ गया। आज आलमी मंडी में तेल बढ़ गया, मजीद बढ़ गया, $117 हो गया फी बैरल, और जबकि उनका रेट था 80-85 का, और ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजा, बजाय वो समरी अप्रूव करते या उसमें कमी बेशी करते, उसको यकसर रद्द करके और 10 रुपए मजीद कम करके, जबकि 14 दिन पहले उसने 12 रुपए बढ़ाया था। तो आप मुझे बता दो कि ये घबराने की निशानी नहीं है, नंबर 1 बात। ये तो दूसरी बात जो कल सॉरी, ये तो इंतखाबात की निशानी लग रही है मुझे, इलेक्शन की निशानी लग रही है। हाँ, तो इलेक्शन की निशानी पे ये घबराया हुआ शख्स किसी की असम्बली तोड़ सकता है, ये किसी और भी असम्बली तोड़ सकता है, ये याद रखना। अच्छा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे, ये वो वेट नहीं करेंगे आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो ही असेंबली तोड़ देंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं अली नवाज अमान साहब, बिफोर आई गो टू बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, मुझे क्विकली बता दें, ये कह रहे हैं ये तो वजीर आजम ही, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ कादिर मंदोखेल साहब, क्या वजीर आजम बकौल मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं कि वो ही असेंबली तोड़ देंगे, इतने घबराए हुए वो, इसके कोई इम्कानात नजर आते हैं? आप तो इस्लामाबाद में ही होते। अनिका, वो आपने सुना होगा एक मुहावरा है उर्दू का, वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तो इससे ज्यादा मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ। और जो ये बात कर रहे थे, इसे एक्सपोज हुई ना अपोजिशन। देखें, ये कहते हैं कि रिलीफ दिया और ये इलेक्शन में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पहली दफा रिलीफ दिया, अपोजिशन के कहने पे रिलीफ दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब से आए हैं और कब से कितने रिलीफ दे चुके हुए हैं और कितने मुश्किल हालात के अंदर दे चुके हुए हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट आई तहरीक इंसाफ की, जो एक दुनिया और ये जो खुद ऑपोजिशन जो इस वक्त बैठी है आपके सामने, वो ये कहती होती थी कि हमने जिस तरह की दूध और शहद की नहरें छोड़ी हैं, पर फिर भी आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। जी कादिर मंदोखेल साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं अली नवाज अमान साहब की आवाज में कुछ डिस्ट्रप्शन आई है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। अली नवाज साहब ने जो आपको पुरानी जो मिसालें सुनाई थी, उस मिसाल में आप सिर्फ, मैं दलाइल की बात करूंगा, हमारे सेनेट में अक्सरियत है जो बकौलीन के हम अक्सरियत भी अकलियत पे बदल गई है, वो आपके सामने जुमे के दिन इजलास बुला के, और ये खुद कौमी असम्बली का मेंबर है, जुमे के दिन हमेशा जो ना वो कोरम पॉइंट आउट होता है और इजलास मुलतवी होता है। ऐसा नहीं होता है जो बिल पेश कर जाते हैं और बगैर उसकी उनकी स्पीचेस की और बगैर कमेटी के डायरेक्ट पास होने के जाए, ये पहली मर्तबा देखा। और चलो अब दूसरा मिसाल देता हूँ, कौमी असम्बली में जब मैंने एक बिल पेश किया था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से,
आपको पता है कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत नहीं है, पीटीआई की है। उस दिन मेरी कौमी असम्बली का बिल 117 और हुकूमत के 104, हमारा बिल जो है ना वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए पास होकर भेज दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी कौमी असम्बली अक्सरियत है, नहीं थी हमारी अक्सरियत, क्योंकि उस दिन इनके मेम्बरान कम आए थे, राइट। हमारे ज्यादा थे तो पास हो गई। और कभी हमारे सेनेट में कम मेम्बरान कम आते तो उसके बाद वो बिल अचानक ले आते जुमे के दिन, तो यकीनन ये सारे कादिर ड्रामेबाजी तो ये मंदोखेल करते। साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अलग कहानी है ना। सुन ले दूसरी बात, आप मुझे बताओ कि इस शख्स के जो कंटेनर में बोल के पूरे पाकिस्तान को गुमराह कर रहा था कि मैं तीन महीने में नया पाकिस्तान बनाऊंगा। नया क्या बनाना था, 3.5-4 साल पुरानी कोई बेड़ा कर करके बैठे हुए हैं। और ये जो बात करे, कल घबराहट की निशानी है कि जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने कहा 500 अरब हम देंगे और उसके लिए हम कौमी असम्बली में जो है ना वो बिल पेश कर देंगे। वो भाई आपने तो उनकी मेम्बरान के साथ 3 महीने का बाकायदा मुआहिदा किया था, 3 महीने के उन्होंने अंदर अभी तो गरीबों के लिए राशन के अंदर रियायत भी दे दी है। कादिर मंदोखेल साहब, जरा मुझे 2 मिनट आमिर ज़िया साहब को शामिल गुफ्तगू करने दे जी, जल्दी से मुकम्मल कर लें, फिर मैं आमिर ज़िया साहब। यही झूठ उसने सिर में बोला था। 162 अरब का पैकेज का 1 टका नहीं दिए, 1100 अरब का टका नहीं दिए। फिर वो जो करो इसका महंगाई की सूरत में 120 अरब को जो दिए, जो 70,000 दुकानें होंगी और 30 में वो कहाँ गए? ये सारी चीजों का फंदा है। ये आवाम को गुमराह करने का एक मशीन है जो कि उसका खात्मा इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में आपके सामने अगले 24 घंटे में इस्लामाबाद में अगले 24 घंटे आप लोगों ने रात को इस्लामाबाद पहुंचना है वैसे आपके जो स्केड्यूल के मुताबिक। लेकिन आमिर ज़िया साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नाकाम होगा, या फिर अभी जो कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि वक्त से पहले असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे वजीर आजम साहब? पॉलिटिकल बातें छोड़ के ऑफ कोर्स आपका एनालिसिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था नीका, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं एक तो ये अर्ज कर रहा था कि सबसे मुश्किल सवाल आपने मुझसे किया है और ये मतलब आप चाहती हैं कि मतलब मैं बताऊं कि हुकूमत रहेगी या जाएगी, तो जाहिर है मैं इतना मासूम नहीं हूं कि मैं अपनी गर्दन फंसा दूं। लेकिन आपने तजदिये की बात की, तजदिये ये बात है कि देखिए एक तरफ हिज़्ब खिलाफ के दावे हैं, दूसरी तरफ से जनाब हुकूमत कहती कि कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं कहूँगा जो मसला सबसे बड़ा है वो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को है कि हमारा मुल्क जो है मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है और जो हकीकी बड़े मसाइल हैं उनको छोड़कर हुकूमत को गिराने और बनाने के चक्कर में पड़े हुए। ज़ाहिर है कि हुकूमत का फोकस है कि इस पूरे जो अपोजिशन का मूव है उसको प्रीएम्प्ट करे, उसको नाकाम बनाए। हिज़्ब खिलाफ का जोर है कि कामयाब हो। तो उसमें जो इश्यूज हैं, यानी कि अगर यूक्रेन की वॉर है उसकी वजह से हमारे लिए गंभीर माशी चैलेंज हमारे सामने है, उस पर न इदारों की नज़र है, ना उस पर हुकूमत की नज़र हमें नज़र आ रही है, ना एक्सपर्ट्स की नज़र है। तो एक तो पहली बात जो नुकसान हो रहा है इस पूरी सियासी कशमकश का वो ये है कि हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम जारी व सारी है और ये गालिबन हमारी पार्लिमानी जमहूरियत के खमीर का हिस्सा है कि उसमें आपको एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं मिलती कि 5 साल आराम से मुकम्मल करें, उसके बाद लोग अपनी बारी का इंतजार करें, इंतखाबात हो, जिसको मौका मिले फिर वो आकर हुकूमत बनाए। दूसरी बात ये कि बाद हमारे तजियाकार कहते हैं कि जी गेम इज ओवर फॉर इमरान खान। अच्छा, उसी तरह दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि नहीं जी मतलब बड़ा मुस्तहकम है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरा सा मतलब है कि इमरान खान मे बी अंडर प्रेशर लेकिन ही इज नॉट डाउन एंड आउट। अभी हुकूमत के पास मतलब है कि अभी जमा होगा ये पूरा जो है तहरीक अदम एतमाद होगी, उसके पास कुछ दिन मिलेंगे, उसके बाद फिर मजीद स्पीकर के पास 8-9 दिन होंगे, कोई 22-24 दिन की कहानी होती है। और अभी जैसे एक्सीलेटर पे पूरा पांव दबाया हुआ है इख्तिलाफ ने, मेरे ख्याल में जो भी फैसला होगा वो आखिरी 24 घंटे आखिरी 12 घंटे जो होते हैं मोस्ट क्रूशियल होंगे वोट से पहले के। इधर अभी ये लोग अपनी सब बंदियां करें और हुकूमत जो है वो जरा डिलेड एक्शन के साथ जाएगी। वो अपने तादियों को भी प्रॉमिस करेगी और वो अपने जो नाराज अरकान है उनको भी मनाने की कोशिश करेगी और उसके साथ साथ जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि जी नकब लगाई जा रही है हुकूमत की पार्टी में, वहां पर ऑपोजिशन में भी नकब लग सकती है। तो ये आप लग सकती है या लग गई है आमिर ज़िया साहब? मैं उसका दावा नहीं करता लेकिन बिल्कुल इम्कानात हर चीज के होते हैं क्योंकि सर अगर एक तरफ से खरीदो फरोख्त हो रही है, एक तरफ से लालच दी जा रही है, एक तरफ से वादे वईद हो रहे हैं, तो हुकूमत भी कर सकती है ये वाला काम ना। और उसमें सिर्फ इतना ही करना है कि हिज़्ब खिलाफ के लोग उस दिन कोई बीमारी की वजह से ना आए, कोई किसी और वजह से ना आए, कुछ लोग गायब हो जाएं, मौलाना फजल रहमान कॉल्स करें अपने मेम्बरान को ढूंढने के लिए, तो ये बिल्कुल इम्कान है और माजी में हो चुका है ये मेरे ख्याल में। हमारे जो दोस्त वैसे आपने तीर बड़े निशाने पे लगाया और बड़ा छुप छुप के लगाया आमिर ज़िया साहब। मुर्तज़ा साहब गवाही देंगे कि हुआ है, परेशानी हुई थी
अभी जो इंतखाबात हो रहे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े परेशान थे, उनके कुछ साथी नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज जो है नून लीग के साथ भी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गेम इस अभी बड़ा बैलेंस चल रहा चले है। आमिर ये ज़िया लेकिन साहब, हुकूमत फिर के पास मुझे अभी मुझे ज्यादा मुस्तहकम पॉइंट है। राइट, अच्छा मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने दे, फिर पूछते हैं कामरान मुर्तजा साहब से भी, कादिर मंदोखेल साहब से भी और अली अवान नवाज साहब से भी कि ऐसा ना हो कि किसी को भी तलाशे गुमशुदा का पोस्टर लगाना पड़ जाए कि हमारे मेंबरान किधर गए हैं। और याद रखिए कि हुकूमत इसलिए भी डिले करना चाह रही है बिकॉज बजट आ रहा है, और बजट के लिए क्यों डिले करना चाह रही है उसकी रीजन मैं बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आमिर ज़िया साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, लेकिन उससे पहले एक बड़े वाजे तौर पर हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि इस तमाम मामले को तहरीके अदम एतमाद को डिले करे, और ऑपोजिशन कह रही है कि फटाफट 1-2 दिन के अंदर मामला सॉल्व होते हुए नजर आए। अब आर्टिकल 95(3) के तहत रेजोल्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1, जो कि बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्लॉज है, shall not be moved in the National Assembly while the National Assembly is considering demands for grants submitted to in the annual budget statement। तो इसलिए एनुअल बजट भी सामने आ रहा है, हुकूमत इसलिए देर करना चाह रही है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, आमिर ज़िया साहब एंड पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कर गए कि पिछली दफ़ा बड़ी परेशानी हुई थी ऑपोजिशन को अपने लोग इकट्ठे करने में। अभी तलाशे गुमशुदा का बोर्ड तो नहीं लगाना पड़ जाएगा आप लोगों को, ऑपोजिशन की किसी जमात को, कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर वोटिंग की बात आए तो फिर सारे गायब हो जाए? हमारे 56 मेंबर पीपल्स पार्टी के, और वो इतने बेवकूफ नहीं है कि एक डूबती हुई किश्ती में सवार हो जाए। इनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। हमारा वोट हमारी आवाम का है, पीपल्स पार्टी का है, हमारी जाति कोई औकात नहीं है। हमें जो वोट मिलता है वो भुट्टो के नाम पे मिलता है, और हम अगर कोई गद्दारी हमारा कोई मेंबर जो कि तस्वर से बाहर है कि वो होगा तो वो डूबती हुई किश्ती में कोई छलांग नहीं लगाएगा। यही सवाल आप इनसे पूछे। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। यकीनन जो लोग प्रेशर में आके, दबाव में आके उन्हें पीटीआई ज्वाइन किया या कराया गया, वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ बाहर है। लोग इश्तिहार इनको लगाने पड़ेंगे, हमें इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने एक वेलकम का इश्तिहार लगाया हुआ है कि वेलकम। जो लोग प्रेशर में आके पार्टी छोड़ दिया या किसी कंफ्यूजन की वजह से, तो पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करती है। इश्तिहार हमें वेलकम का लगाया हुआ है। अली नवाज अवान साहब की तरफ जाऊंगी। अली नवाज अवान साहब, पहल तो नदीम अफजल चंद साहब से हुई, वो वेलकम के बोर्ड की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने तो खुशामदीद का बोर्ड लगाया हुआ है, हम तलाशे गुमशुदा का बोर्ड नहीं लगाएंगे। अभी जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब ग्रुप की मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन साहब के घर में, वो जो है वहां क्या चल रहा है, वहां क्या पक रहा है? वहां आप लोगों को तो नहीं तलाशे गुमशुदा का बोर्ड लगाना पड़ेगा? अनिका, मेरी पहले भी आवाज में काफी हद तक प्रोग्राम गुजर गया। देखिए जी, हमें हमेशा से 3.5 साल में तो आपने देख लिया कि किन की तलाशे गुमशुदा के ऐड लगते थे। कि जो पिछली दफा जॉइंट सेशन के अंदर जो कह रहे थे कि हम इस गवर्नमेंट की एक बिल पास नहीं होने देंगे, उस दिन ऑपोजिशन लीडर का इश्तिहार गुमशुदा का ऐड लगा हुआ था असेंबली के अंदर। पर हाँ, इश्तिहार तो इनकी कॉमन चीज है, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके इश्तिहार लगे हुए हैं। कभी वो सरे महल के ऊपर लगते हैं, और कभी किसी कोटकना केस के अंदर लगते हैं, किसी के एवन फील्ड के अंदर लगते हैं, अदालतें बुला रही होती हैं, भगोड़ा करार देते हैं, इश्तिहार तो इनके हर जगह लगते हैं। इसमें तो कोई और इसमें घबराते भी नहीं है, ना डरते हैं, ना शर्मिंदा होते हैं। मैं पहले वाली बात का जवाब देना चाहूंगा आपसे पहले कि ये कह रहे थे कि 3.5 साल में, हमने 3.5 साल में किया है। सबसे पहले हमने अपनी जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया, पूरी दुनिया के आप अगर उठा के देखें जरीदे इसकी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने दोबारा टर्न अराउंड किया इकोनॉमी को, और विद इन 3.5 साल में 5.37% के ऊपर ले आई है। दूसरी तरफ कोरोना आता है, इनके ऑपोजिशन लीडर साहब और इनके लीडर साहब कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों की जान के दुश्मन है, क्योंकि कोरोना ये तो नहीं देखता वो अमीर को लग रहा है कि गरीब को लग रहा है। अगर सिर्फ गरीब को लगता होता तो ये कभी बात ना करते
आपके देखा होगा कि इस कोरोना के अंदर एहसास के थ्रू 250 अरब रुपया 1.5 करोड़ खानदानों को थंब इम्प्रेशन के ऊपर बचाया गया, तो रिलीफ नहीं था। अभी आप देखेंगे, अभी हमने सरकारी मुलाजमीन की 15%, पहले बजट में 10% और अभी डिस्पैरिटी अलाउंस के तहत 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। उसके बाद आ जाता है कि अभी पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि आपके सामने 10 रुपए, जो आप खुद कह रहे हैं, जो पहले आके कहते होते थे कि आप पेट्रोल बम गिराते हैं पाकिस्तान की अवाम पे, आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पाकिस्तानी अवाम को, और जब हमने अपना बम गिराया तो ये हम घबरा के और कहते हैं देखो दुनिया में महंगा हो रहा है, इमरान खान कैसे सस्ता कर सकता है। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया, जो आमिर ज़िया साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया था कि इट्स अ ग्लोबल शिफ्ट, अभी बड़े मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हम लोगों को नबरदाज़मा होना पड़ा है। वैसे तो मुल्क हमेशा ही नाजुक मोड़ पर होता है, लेकिन इस बार वाकई में नाजुक है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाए? उधर अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन ग्रुप की भी मुलाकात हो रही है, आज मुलाकात जी आपको सोचना पड़ेगा ये क्या होम ग्रोन है, ये बाहर से भी इसके अंदर ताकतें मिली हुई हैं। अब देखिए ना, पूरे अभी आसमा बेचारी को एक ड्रोन लगा, उसको बेचारी का कट आया, हमने उसके पूछा उसके बारे में। ये लोगों ने अपनी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करा के पाकिस्तानियों पर 70,000 पाकिस्तानी मारे गए। अली नवाज अवान साहब, आज जो हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है उसमें भी बैरूनी ताकतों का हाथ है आपके बकौल? दोनों तरफ है, आप इसको बिल्कुल मत देखें। 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुझे बताएं कि जिस तरह दुनिया को जवाब दे रहा है, जिस तरह उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला है अफगानिस्तान का, जिस तरह वो रशिया गया है, जिस तरह वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है। 1951 में लियाकत अली खान ने ये अमेरिकन ग्रुप ज्वाइन किया था। आज 70 साल बाद हम पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक कर, अच्छा, क्योंकि तो मसाइल है ना। कादिर मंदोखेल साहब, एक बहुत बड़ा इल्जाम है, या अली नवाज अवान साहब ने जो बात कही है छोटी बात नहीं है कि आप लोग जो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं हुकूमत को, इसके अंदर बैरूनी ताकतों का हाथ है। जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा। बैरूनी ताकतों का हाथ ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको पता है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख पाकिस्तानी भेजे थे, जिसमें ज्यादातर पंजाब के आवाम थे, जिसके ये रेमिटेंस का आज दावा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि हमारे लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं। यूरोप में हमारे बिजनेस है, रिलेशन है। पीपल्स पार्टी के दौर में GST प्लस का हमने उसके बेनिफिट लिए है। आज उन्होंने एक ही जैसे ललकार होते हैं, गाली गलोच उसकी आदत है, और यूरोप को उसने ललकारा है। और ये जो हवा में बातें कर रहे हैं, ड्रोन फलाना ये वो सारा, भाई ये कौन लोग है, ये कहाँ से आ गए? रूस से जो कोई बंद मिलता नहीं, उसने यूक्रेन पे हमला किया तो वो अजाब है। पाकिस्तान पे तो नाजिल हुआ था। ये जो रूस के सरजमीन पे पांव रखा तो उधर भी जाके वहां पे उससे कोई खैर की खबर नहीं लाई है। और पूरी दुनिया जो पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है। या आपको क्या जरूरत थी रूस जाने की? आप ये दौरा मुलतवी कर सकते थे कि भाई अब हालात अच्छे नहीं है। आप वहां भी आपने यूरोप को नाराज कर दिए। मंदोखेल साहब को थोड़ा अर्सा हुआ पार्लियामेंट में आए हुए, ये ना अपना माजी भूल के आए हैं। इनको ये नहीं पता कि सूफी मोहम्मद 1991 शरीयत मोहम्मद, उन्होंने आपने लेजिस्लेशन की है, आप लेजिस्लेशन की है 2009 के अंदर, आपने इनके साथ हाथ मिलाया था। जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान ग्रुप, मुलाकातें हो रही है, क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? नथिंग स्पेशल जी। ये देखें, जब भी ऐसा टाइम आता है, इस तरह के होते हैं चीजें, जमहूरियत के अंदर लोग मुलाकातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, सियासत भी होती है। असल चीज ये है, अगर ये मुझे जो आप राय दे रहे थे, आप छोड़े ना, हम तो ले चुके हैं वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तमाम का। आपके हाथ कल आप रेकुलेशन करें, कल आप अपने एतमाद पेश करते हैं, आपको किस चीज ने रोका हुआ है? आपके नंबर तो पूरे हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अब दोनों तरफ से तोपों का रुख जो है वो एक दूसरे की तरफ इस सेंस में भी आ गया है कि बैरूनी साजिश है कहीं ना कहीं। एक तो ये जो सूरत हाल अभी जो वजीर आजम साहब की मेलसी के अंदर कल खिताब था, उसके बाद भी अपोजिशन की तरफ बनी है कि ये बेसिकली डिप्लोमेटिक डिजास्टर किया है वजीर आजम ने। व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
जाए कि तोपों के दहाने तो कोई नई बात नहीं है, माशाल्लाह डे वन से है। और इससे पहले भी जब भी हमारे पार्लिमानी निज़ाम में यही रहा है, रिवायत कोई माशाल्लाह नई नहीं डाल रहे लोग, हमेशा से यही सूरत हाल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एक ज़ाहिर है कि बाद जो हमारे रिवायती सोच के सियासतदान और डिप्लोमेट्स हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, उनको बड़ा एतराज़ है इस बात पर कि जी गालिबन वज़ीर आज़म साहब को बज़ाते खुद जो है अवामी जलसे में खड़े होकर फॉरेन रिलेशंस के इशू पे बात नहीं करनी चाहिए थी, और उनको बड़ा सोच समझ कर हर चीज़ बड़ा नाप तोल कर बोलना चाहिए था। और वो उनके ख्याल में कि अगर मगरिब नाराज़ होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अमेरिका है आज भी, और यूरोपियन यूनियन से हमारे बहुत ज़्यादा GPS प्लस का हमारा सिलसिला चल रहा है, तो गालिबन ये चीज़ मुल्क के मफाद में नहीं है। एक तरफ तो ये राय है, दूसरी तरफ वो राय ये है कि जो कुछ जिस तरह से 22-23 ममालिक ने, यूरोपियन यूनियन के मालिक ने एक प्रेस को एक कहते हैं ना प्रेस रिलीज जारी की, और उसके ऊपर उन लोगों ने एक शिकायत की, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के उसके ऊपर रायम्मा को हमवार करने की कोशिश की, और बैकडोर वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से भी मिल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, सियासतदानों से भी मिल रहे हैं। तो उससे फिर तासुर ये पड़ता है कि जी आप एक उनके भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, किस तरह से आप जो है अपना कंडक्ट करते हैं। पॉलिसी के तहत हम मगरबी ब्लॉक को ज्वाइन करें जो कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात में डाइवर्जन ज्यादा है। राइट आमिर ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव carried forward this discussion. अली नवाज जवान साहब, थैंक यू सो मच। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव के अंदर आने वाला कल क्या होल्ड करता है किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिलहाल जाने वाली नहीं है। क्या होता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर, क्या मेरे ज़राए दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं साबित होते, इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।